नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत दीक्षित आपका भाई आपके अपने शो खट्टे मीठे सवाल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दोस्तों हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जिनको हीरो या रियल हीरो कहा जा सकता है। आप उनके बारे में सुनिए, तो चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो क्यों रियल हीरो नाम से जाने जा रहे हैं। सौरभ जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से रहते हैं, क्या करते हैं, और कोरोना काल में आपने लोगों की बहुत मदद की है, उसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ तिवारी, मैं रामा देवी में शनिगवा में रहता हूं और मैं पेशे से एक एमआर रहा हूं। इस समय मेरा एक मेडिकल स्टोर है अपना। साथियों, जैसा कि प्रथम और द्वितीय कोरोना काल में हमने देखा कि प्रथम कोरोना काल में तो लोगों की कम मौत हुई है, परंतु द्वितीय कोरोना काल में हर परिवार ने अपने किसी न किसी को खोया है। तो उस समय जब ऑक्सीजन की किल्लत आई हुई थी, तो अपने कई मिलने वालों में हमारे कई लोग जा रहे थे। उसी को देखते हुए हम कुछ मित्रों ने एक बीड़ा उठाया कि घर घर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना है, और अपना प्रयास ये रहा कि किसी भी टाइम अगर किसी का फ़ोन आया है तो प्रयास यही रहा है कि उसे उस तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया जा सके, और जहां तक कोशिश रही है तो हमने उसे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया है। तो आपने अपनी जान की बिना परवाह किए, लोगों का कहना था कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आपने बिना जान की अपने परवाह किए, आप सड़कों पर उतरे, लोगों की मदद किए, ऑक्सीजन के लिए लाइन में रहे। उसके बारे में बताइए कि किसकी मदद की और किन लोगों की मदद की आपने। देखिए, हमने ये नहीं देखा कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ग का है, अमीर है या गरीब है। जिधर से फ़ोन आया, जहाँ से प्रयास हुआ, जिस तरह से फ़ोन आया उस तरह से उसकी मदद की गई है। और उसके अलावा हमने ये देखा है कि अमीर हो या गरीब हो, उसकी मदद, अगर उसे आवश्यकता है तो उसकी मदद की गई है। तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इन सब में आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव था कि जिसके कारण आप कुछ लोगों की मदद नहीं कर पाए? ऐसी कोई दिक्कत आई? कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चीज़ होता है अर्थ। अगर आपके पास आर्थिक व्यवस्था मजबूत है, आप आर्थिक मजबूत हैं, तो आपको किसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए अपना प्रयास तो ये किया गया कि बिना पैसे के सबकी मदद की जा सके, और जितना प्रयास हुआ उतना हमने किया, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी। आपके घर में किसी ने आपको रोका नहीं कि बेटा घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, आप लोगों की मदद कर रहे हो, उससे कोई वो नहीं निकलेगा, लेकिन आपकी जान को खतरा है, ऐसा किसी ने आपको घर से रोका या नहीं? नहीं, पहले तो पिताजी ने काफ़ी हस्तक्षेप किया, उन्होंने बोला कि ऐसी बात है, परंतु उन्होंने जब देखा कि मेरे कारण कई परिवार के लोगों की जान बच रही है, तो उन्होंने खुद मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तुम आगे जाओ। उन्होंने खुद मुझे बताया कि उन्होंने खुद कुछ लोगों के नंबर दिए, इन्हें भी आवश्यकता है, इन्हें भी पहुँचाया जाए। तो अगर फैमिली का सपोर्ट ना होता तो मैं इतना बड़ा काम ना कर पाता जो आप लोग मुझे जान पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपकी फेसबुक प्रोफाइल खोल के देखी, उसमें तमाम पोस्ट थी जिसमें सभी फ्री कैंप, जिसमें मतलब अधिकतर चीज़ें फ्री, निःशुल्क वाली ज़्यादा पोस्ट थी, ऐसा क्यों? जी, हमारी एक संस्था है अक्षर एनजीओ, मैं उस एनजीओ का संस्थापक हूँ। हमारी संस्था 2013 से चल रही है। हम लोगों का मेन मोटो रहता है एक शिक्षा में और एक स्वास्थ्य में। हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन का। हर 6 माह में हम ऑपरेशन कराते हैं, 6 महीने ऑपरेशन चलते हैं हमारे, और कानपुर के बेस्ट डॉक्टर से ऑपरेशन कराते हैं मोतियाबिंद का। और हमारा मोटो रहता है 500 से 600 ऑपरेशन 6 महीने में कराने होते हैं। तो अब तक मैं कम से कम 700 से 800 मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका हूँ अपनी संस्था के द्वारा। ये आपकी संस्था किस प्रकार और काम करती है? मेन हमारा मोटो रहता है स्वास्थ्य और शिक्षा पे ही, हम स्वास्थ्य और शिक्षा पे ही मेन काम करते हैं। इस समय सामाजिक व्यवस्था जो चल रही है, अपने कानपुर देखें या पूरे प्रदेश के हाल देखें, उस बारे में आप क्या बोलेंगे? चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, पूरा मतलब समझिए बिल्कुल ना के बराबर उसका स्तर चल रहा है, और ना ही स्वास्थ्य में, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तरह से हम देख चुके हैं इस कोविड काल में कि लोग आर्थिक रूप से अपने खड़े थे कि हमारे पास पैसा है, हमारी मदद कीजिए, परंतु लोग किसी भी प्रकार से मदद नहीं हो पा रही थी। तो हमें तो ये सोचकर चलना चाहिए कि एक दूसरे की मदद करते रहिए। आपसे जहाँ पे जिससे मदद हो पाए उसकी मदद, यही हमारा फर्ज होना चाहिए, सभी की मदद करना ही। जैसे सत्ता के लोभी, मतलब सत्ता के लोभी क्या, किसी भी पार्टी के लोग कोरोना काल में
राशन बंटवा रहे थे, ठीक है, दवाइयाँ बंटवा रहे थे या सिलेंडर बंटवा रहे थे, उनको सत्ता का लोभ था कि मुझे सत्ता चाहिए, मैं मदद कर रहा हूँ जनता के बीच में, जनता मुझे जाने। आपने क्या सोच के मदद की? देखिए, हम लोगों का एज अ सोशल वर्कर तो एक ही सोचना होता है कि सामने वाले की मदद हो पाए, उसकी दुआएं हमको लगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारे लोग स्वस्थ रहें और हमारे जो भी जानने वाले हैं वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही हमारा मकसद होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था? अगर स्वार्थ से अपने कार्य करते तो हम कार्य ही ना कर पाते, और बिना स्वार्थ के ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज में स्वार्थ देखेंगे तो आप कार्य ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार द्वारा आपको किसी भी प्रकार की मदद दी गई या नहीं? नहीं, सरकार द्वारा तो मदद कोविड काल में जिसने भी कार्य किया होगा, शायद ही कोई ऐसा हो जिसे सरकार द्वारा मदद की गई हो। लोगों ने अपने ही लोगों से बात करके अपने ही सारे कॉन्टेक्ट्स में लोगों की हेल्प लेकर ही मदद की है। आपके साथ इस राहत कार्य में कौन कौन और लोग थे, उनका नाम बताइए। देखिए, मेरे कई साथी मेरे साथ रहे हैं, जैसे मैं हमारे बचपन के मित्र हर्ष प्रताप सिंह चौहान रहे हैं, पंकज प्रभात जी रहे हैं, सानू समाजवादी जी रहे हैं, अंसार जी रहे हैं, प्राणवीर जी रहे मिशन एनजीओ, और मीनाक्षी गुप्ता जी रही हैं, और कई और ऐसे मित्र हैं, डॉक्टर उत्कर्ष वाजपेयी रहे हैं, जिन्होंने कोविड काल में कम से कम 300 से 400 लोगों को ठीक किया है, कोरोना में कोविड पेशेंट्स को ठीक किया है। इसके अलावा सबसे बड़ा योगदान जो कानपुर में रहा है मेरे देखते हुए, वो बब्बर गैस एजेंसी फजलगंज का रहा है। तो आप सरकार से, आपने जीरो स्तर से जमीनी स्तर से इस कोरोना काल महामारी को देखा है, तो आप सरकार से क्या बोलना चाहेंगे कि इसके बारे में, अभी तीसरी लहर के बारे में बोला जा रहा है कि हमारे भारत में तीसरी लहर भी आ सकती है, उस बारे में आप सरकार से क्या बोलना चाहेंगे कि किस जो कमियां हैं उनको पहले से ही दूर कर दी जाए? देखिए, इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर ने मानिए क्या उसकी किस तरह का कौन सा प्रकोप आ जाए, परंतु जैसा हमने कोविड द्वितीय में देखा हुआ है, तो हमें ऑक्सीजन एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेड़ लगाने की, क्योंकि दिन पर दिन पेड़ काटे जा रहे हैं, इस कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा सकें, जिससे ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को और गतिशीलता दी जाए, जिससे कि जैसे मानिए हेलेटेक, उर्सला है, काशीराम है, इन हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं मुहैया कराई जाएं। आपने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के साथ में जुड़े हैं या नहीं? नहीं, हमारे लगभग मित्र किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, मेरी उनसे मित्रता है। नहीं, आप किसी राजनीतिक दल में हैं या नहीं? नहीं, मैं एक समाज सेवक के तौर पर ही कार्य कर रहा हूँ, किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई संबंध नहीं है। जैसे आपको किसी भी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि आपके सबसे फेवरेट जो नेता है कौन है, उस मतलब किसी एक नेता, वो किसी भी पार्टी से हो, पार्टी मत देखिएगा, मतलब केवल एक अपना फेवरेट नेता, जैसे फेवरेट एक्टर होता है वैसे एक अपना फेवरेट नेता बताइए जिसके विचार आपको बहुत अच्छे लगते हो। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो हमारे जिनके हम फॉलोवर रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही कदमों पे चलें। तो आपके सबसे अच्छे नेता जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी ही आपको लगते थे, उनके ही मार्गदर्शन पे आप चलना पसंद करेंगे? जी। उनके ही जो दिशा निर्देश है उसी प्रकार आप सरकार से बोलेंगे कि उसी प्रकार ही काम करें, उसी प्रकार से कुछ काम किया जाए। तो दोस्तों, आपने सुना सौरभ तिवारी जी को, वह मेरे लिए रियल हीरो से कम नहीं है, और आपके लिए क्या है वो आपको तय करना है। आप बोलेंगे कि एक सौरभ तिवारी से क्या होगा, बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमारे हर घर में एक सौरभ तिवारी जरूर है, बस उनको क्या है, उनको एक सपोर्ट चाहिए और अपने अंदर एक सेवा का भाव चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं समाज में कई अराजक तत्व हैं, लेकिन कुछ अच्छे तत्व भी हैं, जैसे कि एक उनका उदाहरण सौरभ तिवारी जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि हमारे समाज को और जो युवा वर्ग है उसको एक दो लाइनों में उनसे क्या संदेश वो देना चाहते हैं अपने युवा वर्ग के लिए। देखिए, मैं अपने युवा साथियों को, अपने वरिष्ठ जनों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ आपके खट्टे मीठे सवाल के माध्यम से कि साथियों, हमें आज के समय में कई एनजीओ चल रहे हैं, हमें किसी न किसी एनजीओ के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से हर वर्ग की मदद करनी चाहिए, और मदद हमें उसकी करनी चाहिए जिस वर्ग को उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं आप सभी साथियों से यही निवेदन करता हूं, आप किसी न किसी की मदद करते रहिए, क्योंकि ईश्वर न करे अगर कभी आपको मदद की आवश्यकता पड़ी तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला किसी न किसी इंसान को आपके लिए मदद के लिए जरूर भेजेगा।
तो दोस्तों अब आपको फैसला करना है कि आपको सौरभ तिवारी जैसे अच्छे तत्व बनना है या अराजक तत्व बनना है। जय हिंद, जय भारत।